अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आज हमने इसी बायोकेमिस्ट्री के जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। वैसे बायोकेमिस्ट्री क्या है? बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांच है और इसी का ही एक और नाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है। वैसे इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर बुनियादी तौर पर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? बुनियादी तौर पर वैसे दो चीज़ों की स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्यों कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और उन केमिकल प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस डेफिनेशन के अंदर बच्चे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि व्हाट आर केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट्स। बच्चे इन केमिकल प्रोसेसेस को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम भी देते हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हों उन्हीं को ही हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं और बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसकी कई एग्जांपल हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन एक अहम तरीन प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। इसके अलावा बच्चे डाइजेशन का प्रोसेस है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बच्चों इन तमाम केमिकल रिएक्शंस में जो भी डिटेल होती है वो सारी इसी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ती है। हमें ये पढ़ना होता है कि कौन कौन सा केमिकल प्रोसेस बॉडी के किस किस पार्ट के अंदर होता है, कब होता है, कैसे होता है और उस केमिकल प्रोसेस का बॉडी को बेनिफिट कौन सा मिलता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम केमिकल कंपोनेंट्स को देखते हैं। बच्चे हर केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। इन्हीं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ही हम केमिकल कंपोनेंट्स का नाम भी देते हैं और इन केमिकल कंपोनेंट्स के लिए हम कुछ दूसरे नाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सम टाइम हम इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, सम टाइम हम इनको बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं, सम टाइम सिंपल साइक्लस सब्सटेंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर होने वाले जितने भी इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बच्चे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर थ्रू आउट द लाइफ जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सब की स्टडी हम इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट हम ये जाते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का फायदा क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से बेनिफिट कौन सा मिलता है। बच्चों पहला बेनिफिट ये है कि इट इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज लाजमी होता है। एनाटॉमी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स जितने भी हैं, जैसे स्टोमक है, किडनी है, उनकी फॉर्म कैसे होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसको अगर हमने मालूम करना हो तो हमारे लिए बच्चे बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जो है इंतहाई जरूरी होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को टिश्यूज मिलकर बनाती हैं और टिश्यूज को सेल्स मिलकर बनाते हैं। सेल्स के अंदर ऑर्गेनरीज पाई जाती हैं और ऑर्गेनरीज को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल होती है किसी भी ऑर्गन के अंदर। बच्चों इस ऑर्गेनाइजेशन को हम हाईली वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बच्चे ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल के ऊपर मौजूद होती है। अगर हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में इल्म हो तो बच्चे हमें इस चीज का भी पता चल जाएगा कि भी इस ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज हैं वो कैसी होंगी और उन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो कौन किस टाइप के होंगे और सेल्स को बनाने वाले जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिक किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी का पता चलता है। साथ ही आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गन के अंदर दो या दो से ज्यादा टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं और ये टिश्यूज अपना अपना फंक्शन करती हैं और इन तमाम टिश्यूज के जो कलेक्टिव फंक्शन होते हैं उनको हम ऑर्गन का फंक्शन का नाम भी देते हैं। यानी जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर, उसी ऑर्गन के अंदर बच्चों जो टिश्यूज होती हैं उनके फंक्शन की भी स्टडी हो रही होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की एनाटॉमी और उनकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें इन बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज का होना जरूरी होता है।
अब नेक्स्ट बच्चे एक और चीज है कि बिकॉज ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं उनमें प्रॉपर बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बायोकेमिकल कंपोनेंट्स और बायोकेमिकल प्रोसेस का इल्म होना जरूरी होता है। इसकी बच्चे बहुत सारे एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कंट्रक्शन है। ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी और बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी हो रहे होते हैं। और इन तमाम फंक्शन को स्टडी करने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है जरूरी होता है। अगर बच्चे हम इन्हीं बायोकेमिकल कंपोनेंट्स को, यानी जिनको हम सादर दावें केमिकल कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं, क्लासीफाई करना चाहें तो बच्चों हम इनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन ऑर्गेनिक, नंबर टू इनऑर्गेनिक। इनकी बच्चे आप लोगों ने डिटेल फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। थोड़ा सा यहाँ आप लोग को हिंट दे देते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद हों ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टडी करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कैसे होते हैं? दीज आर कंपाउंड्स हैव कार्बन और हाइड्रोजन और नन, यानी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें या तो कार्बन होती है, हाइड्रोजन नहीं होगी, हाइड्रोजन होगी तो फिर कार्बन नहीं होगी, या फिर ये दोनों नहीं होंगे। ऐसे कंपाउंड हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। इसकी भी कई एग्जांपल है हमारी बॉडी में, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्ट्स हैं, एसिड्स, बेसिस। बच्चे जब हम इस चैप्टर के अंदर बायोकेमिस्ट्री की डिटेल पढ़ेंगे ना, तो उसमें मेन हम लोग जो फोकस करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर करते हैं, जिनमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम इन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे जो है ना फिर वो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाए। लेकिन डिस्कशन करने से पहले एक कंपैरिजन पहले देख लेते हैं कि हमारे सामने ना एक बैक्टीरिया मौजूद है और किसी मैमल का एक सेल भी मौजूद। हमने देखना यह है कि जो बैक्टीरियल सेल है दैट इज प्रोकैरियोटिक, जो मैमेलियन सेल है दैट इज यूकैरियोटिक। अब इन दोनों टाइप के सेल्स में ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं या मॉलिक्यूल जो हैं मौजूद तो होते हैं। इनकी परसेंटेज कितनी होती है? बच्चे इनकी परसेंटेज हम लोग बाई वेट मालूम करते हैं। बाई वेट यानी जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोगों के सामने दी जाएगी तो ये सारी बाई परसेंटेज बाई वेट होगी। तीन कॉलम आप लोगों के सामने मौजूद हैं। एक है केमिकल कंपोनेंट्स, दूसरे में हमने बैक्टीरियल सेल लिखा और तीसरे के अंदर लिखा मैमेलियन सेल। सबसे पहले हम वाटर को देखते हैं। वाटर दोनों टाइप के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि 70% बाई वेट बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में भी 70% बाई वेट होता है। दिस वैल्यू इज एन एवरेज वैल्यू। बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं कि जिनकी बॉडी के अंदर सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती है और हर सेल की टाइप के अंदर जो वाटर की परसेंटेज है ये वेरी करती रहती है। नेक्स्ट बच्चे प्रोटीन्स को देखते हैं। इसका ताल्लुक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है। बैक्टीरियल सेल में 15% और मैमेलियन सेल के अंदर 18% होती है। कार्बोहाइड्रेट्स 3% बैक्टीरियल सेल में, मैमेलियन सेल में 4%। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में 2% और मैमेलियन सेल के अंदर 3%। डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1% और मैमेलियन सेल के अंदर 0.25%। आरएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर 6% और मैमेलियन सेल के अंदर 1.1% होता है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं। ये बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल में ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं 2% के हिसाब से। और इसके साथ ही कुछ इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं, जैसे सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड एंड सल्फेट आयन है। ये है ऑलमोस्ट 1% बैक्टीरियल सेल में और 1% ही मैमेलियन सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चे अगर आप ओवरऑल इस टेबल को देखें तो आप लोगों के ध्यान के अंदर एक स्केच सा बन जाएगा कि किसी भी बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मॉलिक्यूल मौजूद होता है दैट इज वाटर, और इसका ताल्लुक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अच्छा, वाटर के अलावा जो बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बच्चे इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि 1% होते हैं। ओवरऑल देखा जाए
तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसी भी बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में एवरेज 71% है। बाकी जो 29% सब्सटेंसेस पाए जाते हैं ऑल और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इन तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट इज प्रोटीन। बच्चे अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की लोकेशन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल है वो क्या है? दीज कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पर ये काम करते हैं। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट्स के साथ होता है, और फ्यूल की जैसे बर्निंग होती है एनर्जी निकलती है। बिल्कुल इसी तरीके से लिविंग ऑर्गन की बॉडी के सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं उसमें इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट बच्चे प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, एंजाइम्स ऑफ द सेल्स। यानी कि सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास मेम्ब्रेन होती हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के आसपास मेम्ब्रेन होती हैं। इन तमाम मेम्ब्रेन्स के अंदर बच्चे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। राइबोसोम में भी 50% ऑलमोस्ट प्रोटीन्स होती हैं, और जो साइटोस्केलेटन है उसके अंदर भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और जो एंजाइम सेल्स के अंदर मोस्टली काम करते हैं दे आर बाय नेचर प्रोटीन्स मोस्टली। नेक्स्ट लिपिड्स को देख लेते हैं बच्चे। लिपिड्स की लोकेशन सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन में भी होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है, और इसका रोल क्या है? लिपिड्स प्रोवाइड अ रिजर्व एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी के सोर्स के तौर पर लिपिड्स के मॉलिक्यूल अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन क्वांटिटी कम हो जाती है तो तब बच्चे लिपिड्स की कन्वर्जन होती है पहले कार्बोहाइड्रेट्स में, और फिर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है ना एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसी वजह से हम इनको कहते हैं रिजर्व एनर्जी सोर्स। ये महफूज सोर्स होता है जो इंतहाई जरूरत के टाइम इस्तेमाल होता है। लिपिड्स का एक और काम बच्चों ये है कि इट प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन टू द सेल्स। ये तीनों काम भी लिपिड ही परफॉर्म करती है डिफरेंट टाइप के सेल्स में। अगर बच्चे हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की मेन टाइप्स दो होती हैं। उनमें से एक टाइप को हम कहते हैं डीएनए, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं आरएनए। अब बच्चे ये डीएनए और आरएनए सेल्स के अंदर बड़ा अहम तरीन रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम तरीन रोल प्ले करते हैं। बच्चों इनमें जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है, और साथ ही साथ यही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। और ये डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेल की होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इसी आरएनए की एक टाइप है मैसेंजर आरएनए। उसका काम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए से मैसेजेस को लेना और साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेजेस को पहुंचाना, जहां पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और राइबोसोम्स पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस का नाम भी दे देते हैं। बच्चे ये ओवरऑल आप लोगों को मैंने इनके रोल के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये तमाम सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं दो तरह का रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टाइप की स्ट्रक्चर को बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होते हैं उनको भी कैरी करने वाले यही मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेता है? बच्चों ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहाँ से लेता है? अपने इन्वायरमेंट से लेता है। किस फॉर्म के अंदर ऑर्गेनिज्म लेता है? बच्चों इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल होती है उसका इन्हसार इन सब्सटेंसेस की अवेलेबिलिटी पर होता है। अगर ये सब्सटेंसेस कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म को मिलते रहे तो वह ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने की पोजीशन में हो जाएगा। और उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट भी है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, वो ये है कि जब ये केमिकल सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं तो तब इनके ऊपर खास किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। इनकी कन्वर्जन होती है इनटू न्यू फॉर्म,
और वो जो न्यू फॉर्म होती हैं बच्चे, वो लिविंग मैटर को बनाने के अंदर इस्तेमाल होती हैं। यानी हमने हमने कोई प्रोटीन खाई, किसी फूड के कोई फूड खाई, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद थी। अब बच्चे ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगी, प्रोटीन को बनाने वाले जो यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर इन अमाइनो एसिड की रीअरेंजमेंट होगी, प्रोटीन्स बनेंगे, लेकिन उन प्रोटीन्स की फॉर्म ली जाने वाले प्रोटीन से डिफरेंट होती है। जो बॉडी के अंदर प्रोटीन होती हैं ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर बॉडी होती है। तो दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो यही है कि जब सब्सटेंसेस अंदर पहुंच जाते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म उन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं कुछ केमिकल्स को बनाने के लिए, और ये वो केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लिविंग मैटर को बनाने में रोल प्ले करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, यही वजह है कि सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेस। हर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं मुसलसल तसलसल के साथ ये सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट से लेते रहते हैं एंड चेंजिंग देम केमिकली इन वेरियस वेज। और फिर इन केमिकल सब्सटेंसेस के ऊपर मुख्तलिफ रिएक्शन के जरिए, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के जरिए उनको कन्वर्ट करते रहते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं इन सब्सटेंसेस में, तो इन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में या तो सेलुलर मटेरियल बनता है, यानी कि उन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं। ये सब्सटेंसेस सेल को बनाने वाली स्ट्रक्चर हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जब सेल की स्ट्रक्चर बनती है तो बच्चों सेल्स की तादाद के अंदर इजाफा होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। इसके अलावा जब इन सब्सटेंसेस की केमिकली कन्वर्जन होती है सेल्स के अंदर, तो बच्चों उससे एनर्जी भी रिलीज होती है, और ये एनर्जी सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल होती है। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन सीजलेस केमिकल एक्टिविटी। सीजलेस का मतलब बच्चे होता है जो रुकने वाली ना हो। किसी भी आदम की जो लाइफ होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसमें केमिकल एक्टिविटीज के ऊपर, केमिकल एक्टिविटीज मीन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, और ये केमिकल रिएक्शन मुसलसल जारी रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। लेकिन जब एक बार ये रुक जाएंगे तो उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल होगी वो पॉसिबल नहीं होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। बच्चे ये जो केमिकल एक्टिविटीज हैं इनको मेंटेन किया जाता है किस लेवल के ऊपर? हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यानी कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल के ऊपर होती है, और फिर ये हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है, और इसको मेंटेन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। बच्चे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें सब्सटेंसेस बनते भी हैं सब्सटेंसेस ब्रेक भी होते हैं, इन तमाम एक्टिविटीज को मजमूई तौर पर हम मेटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म की बच्चे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक हम एनाबॉलिज्म और दूसरी को हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर डिफरेंसेस कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन का है, द प्रोसेस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और पेचीदा किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं वो बनते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिएक्टेंट हैं, बोथ आर सिंपलर सब्सटेंस। लेकिन जब ये रिएक्टेंट रिएक्शन कर लेते हैं तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड है मेन, दैट इज ग्लूकोज, और वह ग्लूकोज क्या है इन दोनों सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मुकाबले में कम्प्लेक्स है। ऐसे प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। कैटाबॉलिज्म रिवर्स प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं। और उसकी बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल बच्चे रेस्पिरेशन की है, जिसमें ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ऑक्सीजन की वजह से ये ब्रेक होता है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, बोथ आर सिंपल सब्सटेंसेस। बच्चे दूसरा एक और डिफरेंस है कि एनाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी इज नीडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड या एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म। जब तक एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी एनाबॉलिक प्रोसेस बच्चों सेल के अंदर नहीं होगा। कैटाबॉलिज्म इसके बिल्कुल बरक्स है कि जब कोई सब्सटेंस बिग सब्सटेंस ब्रेक होता है तो सिंपल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, और इन सिंपल सब्सटेंसेस के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, और इसकी एग्जांपल भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही है।
एनाबोलिज्म का प्रोसेस बच्चों आमतौर पर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज के लिए और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज का मतलब क्या होगा कि एनाबोलिज्म के दौरान बच्चे छोटे छोटे सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और बिग सब्सटेंस बनता है, और उस बिग सब्सटेंस के अंदर छोटे मालिक्यूल स्टोर हो जाते हैं। सिंपल से एग्जांपल है कि ग्लूकोज के मालिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के बिग सब्सटेंस बनते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर किया हुआ होता है किसको? ग्लूकोज के मालिक्यूल। जो कैटाबोलिज्म है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें खास तौर पर एनर्जी की जरूरत होती है, उनमें कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व होता है। एनाबोलिज्म को बच्चे हम बिल्ड अप प्रोसेस का नाम भी देते हैं क्योंकि इसमें बिग मॉलिक्यूल बिल्ड होते हैं, और इसके मुकाबले में कैटाबोलिज्म को हम ब्रेक डाउन प्रोसेस का नाम देते हैं। एनाबोलिज्म में जो रिएक्शंस होते हैं उनको बच्चे हम एंडरगोनिक रिएक्शंस का नाम देते हैं, और कैटाबोलिज्म के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन का नाम देते हैं। और उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। एनाबोलिज्म की सिंपल सी एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, और कैटाबोलिज्म की जो एग्जांपल है कॉमन सी, वो है बच्चे रेस्पिरेशन। बच्चे किसी भी लिविंग सेल के अंदर ये दोनों एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन साथ साथ चलते हैं। पहले एनाबोलिक रिएक्शन होगा, सिंपल सब्सटेंसेस बनेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक होंगे, सिंपल सब्सटेंसेस बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ यूं समझे कि लाजिम हो मलजूम है। अगर एनाबोलिक प्रोसेस रुकेगा तो उसके साथ ही बच्चे कैटाबोलिक प्रोसेस भी रुक जाए। इसी तरह से अगर कैटाबोलिक प्रोसेस रुक जाए तो एनाबोलिक प्रोसेस भी रुक जाता है।